बेटा आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ, गुड। देखो, यहां पर जो हमारा फाइलम है ये है पोरिफेरा। देखो बेटा, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स, और फेरा का मतलब होता है प्रेजेंट होना। इस फाइलम के मेंबर्स में खूब सारे पोर्स होते हैं, पूरे शरीर में पोर्स पोर्स होते हैं। इसी वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा पोरिफेरा। क्या नाम पड़ा? सिंपल सी बात है। इस फाइलम के मेंबर्स को स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? आप इनको पकड़ो और ऐसा दबाओ तो दब जाएंगे। जैसे गद्दी पर जब बैठते हैं तो दब जाती है, ऐसे ये भी हैं। तो इसी वजह से इन्हें स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा, रसगुल्ला जैसे होता है, उसको अगर ऐसे दबाओ दब जाता है ना वो। और जब दबता है तो चाशनी निकलती है नीचे की तरफ। ठीक यहां पर ये भी है, इसको अगर पकड़ के ऐसे दबाओगे तो पानी निकलेगा। और स्पंज की तरह दब रहा है, रसगुल्ले की तरह, इस वजह से इसे स्पंज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? ये बेटा सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है इधर उधर नहीं जाते बेटा, एक ही जगह रहते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक जगह रह करके। ठीक है ना? तो सेसाइल या फिर नॉन मोटाइल। दूसरा देखिए, ये बेटा सोलेटरी या फिर कॉलोनियल। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ नहीं, तो उन्हें सोलेटरी बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो साथ में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में। तो कॉलोनियल एंड सोलेटरी दोनों ही नेचर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सोलेटरी और कॉलोनियल नेचर हो गया। अब उसके बाद देखो, इनकी जो बॉडी होती है ये 2 लेयर्स की बनी होती है। तो यहां पर मैं एक बॉडी प्लान दिखाने जा रहा हूं। जैसी बॉडी दिखाऊंगा ऐसी ही बॉडी जनरली स्पॉन्जेस की होती है। तो देखो बेटा, यहां पर बॉडी कैसी होती है ये देखिए। इनके बॉडी में एक तो ये लेयर है, एक ये लेयर है, देखिए। और एक इधर ये लेयर है, और एक बेटा ये लेयर है। ये देखिए। तो अब देखिए, बॉडी में इनके पोर्स होते हैं, तो बीच में पोर्स दिखा दिए। ये देखो, ये देखिए पोर्स हैं, ये पोर्स हैं बेटा। ये देखिए, ये इनकी बॉडी में पोर्स हो गए। बॉडी में 2 लेयर होती हैं। जो बाहर की लेयर है इसे बोलते हैं पिनाकोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? बाहर है, बाहर। हमारी स्किन में डर्मिस होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इस वजह से पिनाकोडर्म को डर्मल लेयर भी बोलते हैं। डर्मल का मतलब है जो बाहर की तरफ हो, तो बाहर की तरफ है, इस वजह से डर्मल भी कह देते हैं। रियल नेम इसका पिनाकोडर्म है। लेकिन पिनाकोडर्म नाम क्यों है इसका? क्योंकि बेटा इसमें फ्लैट पिनेकोसाइट्स होती हैं, पिनेकोसाइट्स, और ओवल पोरोसाइट्स। यानी ओवल पोरोसाइट्स और फ्लैट पिनेकोसाइट सेल्स से मिलकर बनी होती है ये लेयर। इस वजह से इसे पिनेकोडर्म बोलते हैं। तो ये देखिए, ये यहां जो सेल्स मैं दिखा रहा हूं यही है पिनेकोसाइट्स। ये देखिए, ये पिनेकोसाइट्स हैं बेटा। ये देखिए, ये पिनेकोसाइट्स हैं। ये देखिए, फ्लैट होती हैं ये, और ये आउटर लेयर में प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये सब पिनेकोसाइट्स हैं। ये देखो, ये पिनेकोसाइट, ये पिनेकोसाइट। ये देखिए, ये पिनेकोसाइट,
ये पिनेकोसाइट, और ये देखिए ये पिनेकोसाइट। तो नाम लिख दिया इनका, ये है बेटा यहां पर पिनेकोसाइट। कौन सी सेल है ये? कौन सी सेल है ये? तो पोरोसाइट कहां है? जिस जगह पर पोर है वही पोरोसाइट है। जैसे ये पोर है तो इसी जगह पर बेटा यहां आपको मिलेंगे पोरोसाइट। अरे भाई, पोर्स का फॉर्मेशन ये पोरोसाइट ही करती हैं। तो इमेजिन कर लो, मैंने दिखाया नहीं है, जिस जगह पोर है वहीं पर पोरोसाइट्स हैं, और जहां पोर नहीं है पिनेकोडर्म में, वहां पिनेकोसाइट्स अरेंज हैं। क्लियर है ये पोर्स हो गए, देखिए ये पोर्स हो गए, ये पोर हो गया, ये देखिए ये पोर हो गए, ये पोर हो गए, और ये पोर हो गए। ये देखो बेटा, हमारी बॉडी में कोई भी चीज एलिमेंट्री कैनाल में जाती है तो वाया माउथ। इसकी बॉडी में कुछ भी अंदर जाएगा तो इन्हीं पोर से जाएगा। तो पहली बात तो इन पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और ये ऑस्टिया एक्ट करते हैं माउथ लाइक। किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटा? अरे भाई, जो काम हमारी बॉडी में माउथ का है वही काम यहां ऑस्टिया का है। तो माउथ नहीं है, माउथ लाइक है। आगे बात समझ में? बोलो। ठीक है, पिनेकोडर्म हो गई। अंदर वाली लेयर देखते हैं, ये लेयर, अंदर वाली लेयर को बेटा बोलते हैं कोएनोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोएनोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं बेटा? कोएनोसाइट सेल्स होती हैं। अच्छा, ये जो कोएनोसाइट्स होती हैं ये कॉलर की तरह भी दिखती हैं, जैसे कॉलर होता है, तो इस वजह से इन्हें कॉलर सेल भी कह देते हैं। इस वजह से इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनमें फ्लैजिला भी होता है, इस वजह से इन्हें फ्लैजिलेट सेल्स भी कह देते हैं। तो या तो आप कोएनोसाइट बोलो, या कॉलर सेल बोलो, या फ्लैजिलेट सेल बोलो, बात एक ही है। अच्छा, इसी कोएनोडर्म की सेल में फूड का डाइजेशन होता है, इस वजह से कोएनोडर्म को गैस्ट्रल लेयर भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गैस्ट्रल, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो का मतलब ये नहीं है कि यहां स्टमक रखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां डाइजेशन चल रहा है। एनिमल किंगडम में गैस्ट्रल, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक वर्ड कहीं आ जाए, आप समझ जाना वो डाइजेशन से रिलेटेड है वो वर्ड। तो ये जो कोएनोडर्म है, इस कोएनोडर्म की कोएनोसाइट सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, इस वजह से कोएनोडर्म का दूसरा नाम गैस्ट्रल लेयर कर दिया। दूसरा नाम क्या कर दिया? अब देखिए सेल दिखाता हूं यहां पर, ये देखो बेटा, ये सेल है, ये सेल है, ये देखिए सेल्स, ये सेल्स लगी हुई हैं यहां पर, ये एक कोएनोसाइट सेल्स, ये देखिए ये कोएनोसाइट सेल्स लगी हुई हैं, ये देखो ये कोएनोसाइट सेल्स हैं, और कोएनोसाइट सेल हैं तो इसमें ये देखिए फ्लैजिला निकाल दिया, ये देखिए फ्लैजिला निकाल दिया, ये देखिए फ्लैजिला निकल गया, क्योंकि फ्लैजिलेट होती हैं भैया, फ्लैजिला होता है इनके अंदर, तो फ्लैजिला होता है तो दिखाना भी पड़ेगा। ये देखो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला हो गया। तो ये जो कोएनोसाइट सेल्स होती हैं फ्लैजिलेट होती हैं। ऐसे इधर देखिए, ये कोएनोसाइट सेल है, ये फ्लैजिला है, ये कोएनोसाइट सेल्स हैं, देखो बेटा ये देखिए ये कोएनोसाइट सेल्स हैं, ये देखो बेटा, और ये इनमें फ्लैजिला दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो सेल्स हैं इन्हें बोल दिया ये हैं कोएनोसाइट सेल्स, चूंकि इसमें फ्लैजिला है। अभी बताया जाएगा फ्लैजिला क्यों होता है, इस वजह से इन्हें फ्लैजिलेट सेल भी कहते हैं। इस वजह से इसे क्या कह सकते हैं बेटा? सीधे बैठो, झुकना नहीं, सीधे बैठो, सीधे। तो ये कोएनोसाइट्स हो गए। अब देखो बेटा यहां पर, अगर आप इसके सेंटर पर देखोगे, चलते हैं भाई सेंटर पर, यहां आ गए, तो यहां पर आपको एक कैविटी, एक स्पेस दिख रहा होगा, स्पॉन्ज पढ़ रहे हो, इस वजह से इस स्पेस को स्पॉन्जोसेल बोल देंगे। इस वजह से
इस स्पेस को कह देंगे स्पॉन्जोसिल। क्या बोल देंगे बेटा? तो देखो, ये जो स्पॉन्जोसिल है, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का मतलब ये नहीं है कि यहां डाइजेशन होगा, पैरा भी जुड़ा हुआ है साथ में, ये ध्यान रखना। तो पैरा का मतलब होता है बगल में, और गैस्ट्रिक का मतलब डाइजेशन। तो इस कैविटी में डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसके अगल बगल कोएनोडर्म में डाइजेशन हो रहा है। तो ऐसी कैविटी जो डाइजेशन जहां हो रहा है उसके बगल में हो, तो नाम पड़ गया पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या नाम पड़ गया? इसी में डाइजेशन हो रहा है कि इसके बगल में हो रहा है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब इस कैविटी के चारों तरफ ये पूछा जाता है किसकी लाइनिंग है, तो चारों तरफ देखो ना क्या लगी हुई है, पिनेकोसाइट की कोएनोसाइट? तो आप बोल सकते हो ये जो कैविटी है ये लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। ये जो कैविटी है ये बेटा लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। किससे लाइंड होती है बेटा ये? बोलो। ये कैविटी यहां पर खुल रही है, ये देखिए इस जगह पर। तो ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर यहां से एंटर करता है, ऑस्टिया से। जितने भी ऑस्टिया हैं इनसे वाटर अंदर आ रहा है। तो भैया जब इससे वाटर अंदर आके स्पॉन्जोसिल में आएगा तो निकलने का रास्ता क्या होगा? बोलो। वाटर निकलने का रास्ता क्या होगा? तो हमारी बॉडी में अंदर आने का रास्ता माउथ है, और जो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसका बाहर निकलने का रास्ता एनस है। यहां पर चीजें बाहर कहां से निकल रही हैं? तो ऑस्कुलम को हम बोल सकते हैं कि ये माउथ लाइक है कि एनस लाइक है। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक चीज और बची यहां पर, ये जो पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म है, ये जो पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है ये बेटा, यहां हमें कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो दोनों लेयर को चिपका के रखे। हमारी बॉडी में देखो ना, ये बोन है, ये बोन है, अलग अलग थोड़ी लटक रहे हैं, दोनों को जोड़ रहा है कोई ना कोई। वो चीज हटा दो तो दोनों हट जाएंगी इधर उधर। ऐसे इनमें ये जो दोनों लेयर हैं इनको जोड़ कर रखने की जरूरत है। तो जोड़ने के लिए एक जिलेटिनस सब्सटेंस भरा हुआ है बीच में, ये देखो। और ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस भरा हुआ है इसे मीजेनकाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? तो ये देखिए, ये हो गया यहां पर मीजेनकाइम। और ये जो मीजेनकाइम है ये जिलेटिनस होता है। जिलेटिनस का मतलब थोड़ा सा स्टिकी कह सकते हैं, गाढ़ा सा। तो ये मीजेनकाइम हो गया। का काम है दोनों को स्टिक करके रखना, जोड़ के रखना, पिनेको और कोएनोडर्म को। लेकिन जब आप इस मीजेनकाइम में देखोगे तो आपको इर्रेगुलर सेल्स मिलेंगी। ये देखिए अमीबा लाइक सेल्स। तो ये देखो भाई, ये अमीबा लाइक सेल्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, ये देखिए। और ये जो अमीबा लाइक सेल्स हैं यहां पर, इन सेल्स को बेटा बोलेंगे अमीबोसाइट। क्या बोलेंगे? तो लिख दिया यहां पर अमीबा लाइक हैं, इस वजह से नाम पड़ गया इनका अमीबोसाइट्स। तो अमीबोसाइट्स ये देखो, ये अमीबोसाइट्स हो गई। इतना क्लियर है बेटा? बोलिए, बोलो। अब देखो, ये जो अमीबोसाइट्स होती हैं, ये जो अमीबोसाइट्स हैं, सुनना जरा, इनके ना बेटा टाइप्स होते हैं। कई तरह की अमीबोसाइट सेल्स होती हैं यहां पर। अब कौन कौन सी अमीबोसाइट होती हैं? देखो बेटा, एक अमीबोसाइट का टाइप है यहां पर, सुनना ध्यान से, ये है ट्रोफोसाइट। बेटा फूड का डाइजेशन इनमें कोएनोसाइट में होता है, यही बताया ना। हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर डाइजेस्टिव फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराता है ब्लड। कौन कराता है? क्योंकि सबको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हर सेल को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां पर फूड डाइजेस्ट हुआ कोएनोसाइट में, अब वो डाइजेस्टिव फूड बाकी जितनी भी सेल्स हैं सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहां कौन डिस्ट्रीब्यूट कराएगा? ब्लड थोड़ी है यहां पर।
तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम है ट्रोफोसाइट का। किसका? तो ट्रोफोसाइट का जो वर्क है ये होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या डाइजेस्टिव फूड, कुछ भी लिख सकते हो। न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराना ये वर्क है ट्रोफो का। ट्रोफो का मतलब ही न्यूट्रिशन होता है। आगे बात समझ में? अगला एक टाइप है इसका, ये है आर्कियोसाइट सेल। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर्कियोसाइट सेल, और ये सेल जो होती है ये होती है टोटीपोटेंट सेल। ऐसी सेल जो इंटायर बॉडी को रीडेवलप करने में कैपेबल हो, उसे टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। जैसे मैं स्पंज हूं, मैंने अपनी बॉडी को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4। हर टुकड़े से एक नई बॉडी फिर से बन जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास टोटीपोटेंट सेल होती है। और ये टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती है? तो ऐसी सेल जो इंटायर बॉडी को रीडेवलप करने में कैपेबल हो उसे टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। और ऐसी सेल आर्कियोसाइट सेल होती है। आर्कियोसाइट की वजह से ही स्पॉन्जेस में रीजनरेशन होता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है? तो इसी की वजह से ये देखिए स्पॉन्जेस हैव रीजनरेशन। अगर ये पूछ दिया जाए कि भाई स्पॉन्जेस में रीजनरेशन है कि नहीं है, तो बोलेंगे है। किसकी वजह से? तो बोलेंगे आर्कियोसाइट। और ये भी एक टाइप है कौन सी सेल का? कौन सी सेल का? इतना क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब अगर इसी मीजेनकाइम में जब आप देखोगे, सुनो अभी थोड़ा और बाकी है, तो आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये देखो बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब कहीं भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो तो इनको फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इनको बोलेंगे स्पॉन्जिन फाइबर। क्या कहेंगे बेटा इन्हें? स्पॉन्जिन फाइबर। और ये प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फाइबर बोलते हैं, और फाइबर हमेशा प्रोटीन के बने रहते हैं। यहां फिलहाल ये जो स्पॉन्जिन फाइबर हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बात समझ में? और अगर इसी मीजेनकाइम में आप देखोगे तो आपको ट्रायंगुलर ये कुछ प्लेटें दिखाई पड़ेंगी इसी मीजेनकाइम में। तो ये देखिए, ये कुछ प्लेट्स यहां दिख रही हैं, और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं, सुनना ध्यान से, ये देखिए इन्हें बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। सुनना बेटा, स्पाइक्यूल्स। और ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये कैल्शियम या सिलिका की बनी हुई प्लेट्स हैं। और आपको पता है ये जो स्पॉन्जिन फाइबर है और कैल्शियम सिलिका की बनी ये जो प्लेट्स हैं ये इसकी बॉडी का एंडोस्केलेटन बना रही हैं। क्या बना रही हैं इसका? अरे भाई, हमारी बॉडी में खड़ा हूं क्यों? क्योंकि वर्टिब्री और लेग की बोन की वजह से मेरी जो बॉडी है इसको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे इसको भी तो सपोर्ट चाहिए, नहीं तो पानी में बहाव में गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो इसकी बॉडी को इंटरनली सपोर्ट देने के लिए एंडोस्केलेटन इनके पास भी होता है। लेकिन बोन्स नहीं होती एंडोस्केलेटन के फॉर्म में। इनके पास एंडोस्केलेटन प्रोटीनियस स्पॉन्जिन फाइबर और कैल्शियम सिलिका के बने जो प्लेट्स होती हैं स्पाइक्यूल्स, इनका बना होता है। और इनको सिक्रीट करने वाली जो सेल होती हैं उन्हें बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? और ये दोनों भी टाइप हैं अमीबोसाइट के। किसके? किसके? और एक चीज और है, ये जो पॉरीफेरा होते हैं ऑल आर एक्वेटिक, सभी वाटर में रहते हैं। आपको जमीन में कोई नहीं मिलेगा, और वाटर में मोस्टली मैराइनस। ज्यादातर स्पॉन्जेस आपको सी या ओशियन में मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। सम फ्रेश वाटर लिविंग। फ्रेश वाटर का मतलब होता है पॉन्ड, पूल, लेक, रिवर, ये सब फ्रेश वाटर में आता है। जबकि सी या ओशियन जो है ये मैराइन वाटर में आता है। अब जैसे फ्रेश वाटर में कौन रहता है, एक एग्जांपल बताए दे रहा हूं, स्पॉन्जिला।
ये ऐसा स्पॉन्ज है जो आपको फ्रेश वाटर पॉन्ड वगैरह में मिलेगा। आगे बात समझ में? बोलिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बेटा सीधे बैठो, मजा नहीं आ रहा है आज, एकदम सीधे बैठो। देखो मैंने क्या बोला, आप लोग भी इधर देख लो, क्या यहां पर है, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम इस वजह से बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए, हर बैच के बच्चों ने याद कर लिया इसको यहीं बैठे बैठे, तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए। पोरीफेरा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में जगह जगह पोर्स होंगे। जैसे मैं स्पंज हूं और अगर मेरी बॉडी में जगह जगह पोर्स हैं हर जगह, तो मैं बोलूंगा कि मैं पोरीफेरा फाइलम का मेंबर हूं। ठीक है ना? अगला पॉइंट, कॉमन नेम इस फाइलम के मेंबर्स का स्पंज होता है। क्या होता है? अगला पॉइंट, सेसाइल, जहां रहते हैं वहीं बने रहते हैं, मूव नहीं करते, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सोलेटरी या फिर कॉलोनियल, बहुत से स्पंज अकेले रहते हैं और बहुत से स्पंज ग्रुप बना के रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे 4 लोग मिल के रह रहे हैं एक जगह, तो आप बोलोगे कि वो कॉलोनियल हैं। क्या है वो? ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये पॉइंट्स, उसके बाद आगे क्या है बेटा, उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है ये है, सारे के सारे स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं, वाटर में मिलेंगे, लैंड पर नहीं। और वाटर में अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल आर मेराइनस, मेराइनस, तो गलत हो जाएगा। मोस्टली सी या ओशियन में होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। जैसे कौन? कौन? फ्रेश वाटर क्या है? सी या ओशियन का वाटर मेराइन वाटर है, नमकीन पानी। उसके अलावा जितना भी वाटर है, नाले का, पॉन्ड का, रिवर का, पूल का, लेक का, वो सब फ्रेश वाटर है। वो सब क्या है? इतना क्लियर है? अच्छा, अब बॉडी देखते हैं। ये जो बॉडी यहां दिखाई गई है, ऐसे ही स्पंज होते हैं मेनली। तो देखो, इनके बॉडी में 2 लेयर होती हैं बेटा। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसकी किसकी बनी होती हैं? और पोरोसाइट कैसी होती हैं? ये कैसी होती हैं? ये जो आपको दिख रही हैं, ये पिनेकोसाइट हैं कि पोरोसाइट हैं? और जिस जगह पोर है वहां इमेजिन कर लो, वहां कौन सी सेल है? जो पोर्स बनते हैं इनका नाम क्या होता है? यहीं से चीजें इनकी बॉडी में जाएंगी। इस वजह से इसको क्या मान सकते हैं? बोलिए। अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? यहां डाइजेशन होता है, इस वजह से क्या बोलते हैं? ये कौन सी सेल की बनी होती हैं? अदर नेम क्या है? अदर नेम क्या है? क्लियर है ये? सेंटर पर कैविटी को क्या बोलते हैं? अदर नेम क्या होता है? इसी में डाइजेशन होता है, किसके अगल बगल? और इसमें लाइनिंग किसकी होती है? इस कैविटी की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? जब वाटर यहां से एंटर करेगा, मैं बताऊंगा यहीं से क्यों एंटर करेगा, यहां से क्यों नहीं आ जाता है, अभी पता लगेगा आपको। लेकिन जब यहां से वाटर आ रहा है, तो निकलने का रास्ता यही है, तो एग्जिट हो रही है। इस वजह से इसको हम किसके सिमिलर मान सकते हैं? एनस के। क्लियर है ये? पिनेको और कोएनोडर्म के बीच में जो चिपचिपा फ्लूइड होता है, क्या बोलते हैं? इसमें अमीबा लाइक सेल्स को क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट सेल्स के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? क्या काम होता है? क्या डिस्ट्रीब्यूट करना? अगला टाइप क्या है? ये कैसी सेल है? इसी की वजह से स्पंजेस में क्या होता है? मीजेनकाइम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम की प्रोटीन। और स्पाइक्यूल्स किसके बने होते हैं? और ये फाइबर और स्पाइक्यूल्स क्या बनाते हैं? तो स्पंजेस में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट के एब्सेंट। क्लियर है ये? और स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रीट करने वाली सेल स्पॉन्जियोब्लास्ट, और स्पाइक्यूल्स को सिक्रीट करने वाली स्क्लेरोब्लास्ट। और ये दोनों भी टाइप हैं अमीबोसाइट के। किसके बेटा? तो लिख ही देता हूं यहां पर। जैसे एक है यहां पर स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट, इससे होता है सिक्रीशन ऑफ स्पाइक्यूल्स। और एक है बेटा लास्ट यहां पर स्पॉन्जियोब्लास्ट, और स्पॉन्जियोब्लास्ट से
सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स का सिक्रीशन होता है स्पॉन्जियोब्लास्ट से। यानी स्पॉन्जियोब्लास्ट जो हैं ये सिक्रेट करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स को। समझ में आ गया बेटा? जिसको नोट करना हो कर लो, जिसको फोटो खींचनी हो खींच लो, फटाफट करो। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई कोएनोसाइट सेल का एक्चुअल में रियल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये जो वाटर मूवमेंट करता है इससे बेनिफिट क्या मिलता है। स्पॉन्जियोब्लास्ट से स्पॉन्जिन फाइबर सिक्रीट होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं। और भी टाइप्स होते हैं बेटा इनके, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है। मायोसाइट भी होते हैं, बहुत टाइप होते हैं, लेकिन इतना ही जानना है हमें। हम्म। हम्म। तो उससे पूरी बॉडी थोड़ी बन जाती है, पूरी बॉडी थोड़ी बनती है। स्टेम सेल से पर्टिकुलर सेल्स ही बनती है ना। अब जैसे ब्लड बनाने वाली जो स्टेम सेल है, उससे ब्लड की सेल्स बनेंगी, पूरी बॉडी थोड़ी बनेगी। तो उसे टोटीपोटेंट नहीं कह सकते, प्लूरीपोटेंट कह सकते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब एक सेल से कई तरह की सेल बन जाए। ठीक है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कई तरह की सेल हैं। बोन मैरो में एक सेल होती है स्टेम सेल, उसी से ये सब सेल बनती हैं। तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल है उन्हें प्लूरीपोटेंट कह सकते हैं। ठीक है। आइस नहीं होती स्पॉन्जिला में। हो गया बेटा ये? हाँ कोई बात नहीं, क्लास नहीं आ पाए तो वहीं से बैठ के। अच्छा फीवर था भाई, फिर मत ही आना, फिर ना आना भैया, ठीक है। हाँ, जब एकदम ठीक हो जाओ बेटा तब आना। अरे बना रखा है लेकिन वो आई नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम मैं क्यों देखूं, मुझे पता ही है डायग्राम कैसा होता है एनसीईआरटी में। आई नहीं है, आई कहां से आ जाएंगी इसके पास। वो लग रहा है आई की तरह, बट वो आई नहीं है, वो पोर दिखा रखा है वहां पर। मुझे बोलो एनसीईआरटी में देख लो। हाँ? क्या बोलो बोलो। उस टाइम क्या हुआ था जब बता रहा था? हैं? खो गए थे क्या? कुछ और सोचने लगे थे? इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर डाइजेशन होता है। हो गया डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव फूड सिर्फ इससे ही चाहिए कि सबको चाहिए? तो बांटना पड़ेगा कि नहीं? तो कौन बटेगा? हाँ यही यही क्या करेगी, इससे ले लेगी फूड और सब जगह पहुंचा देगी। क्लियर है? ठीक। फंक्शन है ना, प्रोटेक्शन देना, लेयर बनाना। अब जैसे हमारी स्किन का क्या फंक्शन है, वही काम इसका यहाँ है। ठीक है बेटा? हाँ, रफ कर दूं इसको? ठीक है भैया, ये देखो आगे चलते हैं। अब हम कोएनोसाइट सेल जानेंगे, और ये जो वाटर घूम रहा है इसके बारे में जानेंगे।
और किसी को फीवर वीवर तो नहीं है यहाँ पर कि छुपा बैठा और बांट रहा हो सबको? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। अगर एकदम ठीक हो जाओगे तो फिर से पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन भैया बचा के रखना भाई। हाँ, पिछले साल यही हुआ था। बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, टीचरों को दे दिया उन्होंने सबको। तो वैक्सीन लगी तो क्या कोरोना नहीं होगा क्या? अरे यार, अब फिर मैं कोरोना में घुस जाऊंगा, वही चलेगा फिर। तो कोरोना में क्या होता है, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना तो सबको ही होगा। ये देखो, ये भाई डॉक्टर है, इसे पूछा करो, सलाह लिया करो इससे। ये तो क्या है, पार्ट टाइम यहाँ ऐसे टाइम नहीं भाई का कटता है तो आ जाता है यहाँ पर। मेन तो क्या है कि क्लिनिक का टाइम अभी हो रहा है शाम को। कोई भी टैबलेट है, इंजेक्शन है, छोटी मोटी दिक्कत है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, भाई से लिखवा लो। तो सही बोला ये एकदम, कि भाई अगर वैक्सीन जब लग जाती है तो कोरोना तब भी होगा, मरेगा इंसान नहीं। इफेक्ट तो तब भी होगा, ये स्नीजिंग, कफिंग, फीवर ये तो तब भी आएगा, लेकिन ये है कि भाई इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। और जो बोलते हैं कोरोना खत्म हो जाएगा, मैंने बताया भी था, कोई बीमारी खत्म नहीं होती है, ये खत्म नहीं होगी, एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी। एंडेमिक का मतलब है कंट्रोल हो गया। अब जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही, थर्ड वेव आ रही है, केसेस तो सिर्फ केरला में ही आ रहे हैं ना, बाकी सब तो कहीं 10 केस आ रहे हैं, कहीं 20 केस आ रहे हैं। तो अगर ये रियल कंडीशन है, एक तो पता भी नहीं चलता ना कि रियल है कि नहीं है। यहाँ तो क्या है, केसेस खूब आ रहे होते हैं, टीवी में बताते ही नहीं है, वो तो जीरो आ रहे हैं। यहाँ तो अब देखो क्या निकल के आता है, 40 से 50 लोग संदेहास्पद स्थिति में मिले, उनको दवाई दी गई और घर पर रहने के लिए बोला गया। ये नहीं आता है कि उनको कोरोना निकला, दूसरी तरीके से बोला गया है। हाँ, तो इससे क्या है, कोरोना ही है वो। लिख दिया ना कि संदेह की स्थिति में घर पर रहने के लिए बोला गया, सरकार की तरफ से दवाई बांटी गई, समझ जाओ कोरोना ही है वो। ये है, तो उसमें क्या है, एंडेमिक अगर ये रियल सिचुएशन है कि बाकी कंट्री में, बाकी के जो स्टेट हैं वहां केस नहीं आ रहे, सिर्फ केरला में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब किसी एक जगह पर रह जाता है ये, बाकी सब जगह से खत्म हो जाता है और कंट्रोल्ड हो जाता है। वो हाहाकार नहीं मचती है कि सिलेंडर नहीं मिला, गैस नहीं मिली और वहां नहीं जा पाए, भर्ती नहीं हो पाए, बेड नहीं मिल पाया। ये जो हाहाकार मची थी ना, इसका मतलब अनकंट्रोल्ड है, लहर चल रही भयंकर तरीके से। और अगर केस आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, आईसीयू कोई दिक्कत नहीं है, बेड की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मतलब ये नॉर्मल फ्लू हो गया और ये कंट्रोल हो गया। जैसे टीबी अभी भी होती है ना लोगों को, और टीबी ज्यादा डेंजरस है कोरोना से, लेकिन कभी ऐसी हाहाकार मचती है क्या कि इतने एक साथ इतने सारे पेशेंट आ गए कि जगह नहीं बची हॉस्पिटल में एडमिट करने की, इतने सारे टीबी के पेशेंट आ गए। तो इसका मतलब यह है कि टीबी भी है इन्फेक्शियस डिजीज, लेकिन एक कंट्रोल्ड है। यही हो जाएगा कोरोना के साथ भी एक टाइम तक, लेकिन जब तक होगा तब तक भाई हमें बचा के रखना भाई, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगला जो है ये है कोएनोसाइट्स। देखो बेटा, कोएनोसाइट है, ये देखिए, बड़े आराम से ये चैप्टर पोरीफेरा आज खत्म होगा। देखिए कोएनोसाइट का जो डायग्राम है ये होता है बेटा, ये देखिए, ये कोएनोसाइट है। ये देखिए, कोएनो का मतलब कीप होता है, कीप। कीप नहीं समझते, जिसे तेल निकाला जाता है, कुप्पा है। हाँ, फनल। अरे यार, मैं कह रहा हूं ना, टैलेंट इधर ही बैठा है। हाँ, फनल। तो वो जो जिससे नहीं पुराने जमाने मिट्टी का तेल लेने जाते थे, तो 1 लीटर, तुम लोग नहीं जाते होगे भाई, बड़े घर के लोग, रईस आदमी, हम जाते थे भाई। तो हाँ, तो मिट्टी का तेल डालते थे ना उसे। हाँ, उसी की तरह का थोड़ा सा ये शेप होता है, और उसी की वजह से कोएनो वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है। लेकिन इसमें ये देखिए, ये फ्लैजिला भी निकला हुआ है,
ये देखिए, और फ्लैजिला की वजह से इसे फ्लैजिलेट सेल भी कहते हैं। दूसरा, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, ये देखिए न्यूक्लियस हो गया बेटा। अच्छा, सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और देखो, इसके पास बेटा माइक्रोविलाई भी होते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू में सेल्स मैंने बताई थी, उनके पास माइक्रोविलाई थे, और माइक्रोविलाई की वजह से उन्हें ब्रश बॉर्डर्ड बोला गया था, ध्यान है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनमें माइक्रोविलाई हैं। और माइक्रोविलाई जो होते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है, ये होता है कॉलर लाइक। तो ड्यू टू कॉलर लाइक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोविलाई, इसे कॉलर सेल कह देते हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, इसे फ्लैजिलेट सेल भी कह देते हैं। और कीप या फनल शेप होता है इस सेल का, इस वजह से कोएनो वर्ड यूज कर लेते हैं। आगे बात समझ में? बोलो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना यहां पर। अब देखिए, अब बेटा इसके फंक्शन पर आते हैं। तो देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मेन फंक्शन क्या है? तो आप बोलोगे इसका जो मेन फंक्शन है, ये है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट टूवर्ड्स, देखिए टूवर्ड्स ऑस्टिया। ये देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ऐसा था ये डायग्राम, ये कोएनोसाइट सेल है, ये देखिए ये कोएनोसाइट सेल है। तो आपको पता है ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया के आसपास ही कोएनोसाइट सेल है ना। इसके फ्लैजिला हिलते रहते हैं ऐसे, और जब फ्लैजिला वाइब्रेटिंग मूवमेंट करते हैं, तो चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है वो खिंचता है फोर्स की वजह से, ड्यू टू वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। और इस फोर्स की वजह से जो सराउंडिंग वाटर है, ये ऑस्टिया की तरफ खिंचता रहता है। यही रीजन है कि जो वाटर है सराउंडिंग, वो ऑस्टिया से ही एंटर करता है। और जब सारे ऑस्टिया से वाटर अंदर आ रहा है, तो निकलने का रास्ता ऑस्कुलम ही बचा। आई बात समझ में? ऑस्कुलम के आसपास कोएनोसाइट सेल नहीं होती, ऑस्टिया के आसपास हैं। यही रीजन है कि ऑस्टिया से ही वाटर स्पॉन्जेस में एंटर करता है। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो भाई। तो देखो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट टूवर्ड्स ऑस्टिया, और ये काम होता है बाय फ्लैजिला। अरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, वाटर बहुत जरूरी है। स्पॉन्जेस चल फिर नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। इनको हर चीज के लिए ये जो चारों तरफ सराउंडिंग वाटर है, उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी पता चलेगा, रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, न्यूट्रिशन मिलना है, रिप्रोडक्शन करना है, हर काम के लिए इन्हें वाटर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वाटर का अंदर आना इसकी बॉडी में बहुत जरूरी है, और इस वाटर के फ्लो को लगातार मेंटेन रखते हैं कोएनोसाइट सेल के फ्लैजिला। कोएनोसाइट सेल के, क्लियर है ये? अदर फंक्शन देखिए, अदर फंक्शन इसके क्या क्या हैं? अदर फंक्शन, तो देखो बेटा, पहला फंक्शन है इसका फिल्टर फीडिंग। ये देखिए इधर, फिल्टर फीडिंग, और ये होती है बाय माइक्रोविलाई। अब ये फिल्टर फीडिंग क्या है बेटा? फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है फिल्टर करके फीड करना, और ये काम माइक्रोविलाई से होता है। अब ये क्या है? मान लीजिए आप जिस फूड को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, वो नीचे रखा हुआ है, और उसके ऊपर कबाड़ रख दिया गया बहुत सारा। तो आप क्या करोगे? कबाड़ खाओगे, फिर टेस्टी फूड खाओगे, कि कबाड़ हटाओगे तब फूड खाओगे? हैं? कि कबाड़ सहित सब खा डालोगे? टेस्टी है भाई, यही करोगे ना। तो हमने क्या किया, बाकी चीजों को हटाया इधर उधर, और जो मेन चीज है फिर उसको उठा के खा लिया। ऐसे ही बेटा, जब वाटर अंदर आता है, तो वाटर के साथ बहुत चीजें अंदर आती होंगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, केमिकल, सब अंदर आते होंगे। स्पॉन्जेस जिनको फीड करता है, उनको सेलेक्ट कर लेना, और बाकी की चीजों को हटाते रहना वाटर से,
यही फिल्टर फीडिंग है। यही क्या है? वाटर के साथ जो भी चीजें आती हैं उनमें से इजीली डाइजेस्टेबल माइक्रोस्कोपिक फूड को फिल्टर करके रिसीव कर लेना और बाकी फूड को हटा देना, इसी को फिल्टर फीडिंग बोलते हैं। और ये काम कोएनोसाइट सेल ही करती हैं अपने माइक्रोविलाई की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अगला जो इसका फंक्शन है बेटा, जब फूड इन्होंने फिल्टर कर लिया तो अब ये फूड को इंजेस्ट भी कर लेंगी। इंजेशन ऑफ फूड यानी फूड को खा लेना, और जब इंजेस्ट कर लिया तो फूड का डाइजेशन भी ये करेंगे। तो अगला हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। तो बताओ, फूड का डाइजेशन सेल के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? बोलो। और जब अंदर होगा तो इसे बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो आप बताओगे इंट्रासेल्यूलर। क्या बताओगे? हमारे केस में डाइजेशन बॉडी के अंदर तो होता है लेकिन सेल के अंदर नहीं। एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक इंटेस्टाइन में जो कैविटी रहती है, जो ल्यूमेन रहता है, जो स्पेस, उसमें फूड डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि स्टमक इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं उनके अंदर फूड घुस जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अपने अंदर क्या बोलोगे? बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा लेकिन सेल के अंदर की बाहर है। और इसमें कोएनोसाइट सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर? अब अगर क्वेश्चन आ गया Which one of the following is a function of coenocyte cell? ऑप्शन 1 में मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, सेकंड में फिल्टर फीडिंग, थर्ड में इंजेशन, फोर्थ में डाइजेशन। तो चारों ही फंक्शन होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप टिक करोगे मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, क्योंकि ये मेन फंक्शन है इसका। क्लियर है बेटा इतना? बोलो। ठीक है। अब ये जो वाटर मूव कर रहा है, ये देखिए, ये जो वाटर मूव कर रहा है बेटा, इस वाटर मूवमेंट को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? अब देखो, यहां पर भी जल्दी जल्दी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम ना कर देना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम गुड इकाइनोडर्म में होता है, नॉट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम जल्दी जल्दी वाटर देखा, चिलबिला गए और टिक कर दिया, आगे पढ़ा ही नहीं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसके पास। आगे बात समझ में? क्या है वाटर कैनाल सिस्टम? तो सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, यानी जो वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है। और किससे एंटर करता है? ऑस्टिया से। ऑस्टिया से ही एंटर क्यों करता है? कोएनोसाइट के फ्लैजिला की वजह से, बताया है ना। उसके बाद ये वाटर जाता है स्पॉन्जोसिल में, और स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बोल दिया आउटसाइड वाटर, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। तो ये जो बेटा वाटर का मूवमेंट है, यही वाटर कैनाल सिस्टम है। यही क्या है? अच्छा, अब ये जो कोएनोसाइट सेल्स हैं और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है बेटा, ये हैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। बेटा ये जो दो बातें हैं ना, ये दुनिया में और किसी फाइलम में नहीं मिलेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल चीज बताओ इस फाइलम की, यूनिक चीज बताओ, कैरेक्टरिस्टिक चीज बताओ, तो दो, कोएनोसाइट का होना और कैनाल सिस्टम का होना। क्लियर है ये? सीधे बैठो, पूछने वाला हूं मैं जस्ट इसके बाद। कोएनोसाइट का होना और किसका होना? ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं पोरीफेरा फाइलम के। लास्ट में बेटा ध्यान दो इधर, तो यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम एंड कोएनोसाइट्स, ये मेन चीज है इस फाइलम की। क्लियर है ये? बोलो। अब इसके फंक्शन देखो, ये किस काम आता है भाई। इस वाटर के मूवमेंट से क्या क्या हेल्प मिलती है? तो देखो, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया,
न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन नॉट लोकोमोशन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लोकोमोशन में कोई रोल नहीं होता इस वाटर कैनाल सिस्टम का। एक पॉइंट और है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये होते हैं बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस। अब देखो बेटा, यहां ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं कैनाल सिस्टम से, मेरी बात सुनिएगा। ये एक स्पंज है, चल लेता है कि एक जगह खड़ा रहता है? चारों तरफ इसके पानी भरा होगा, क्योंकि जमीन में रहता है कि पानी में रहता है? पानी इसके अंदर लगातार आता रहता है, ऑस्टिया से। किससे? तो पानी में फूड भी तो रहता है, तो पानी जब आएगा तो फूड पार्टिकल भी अंदर आ जाएंगे। अगर पानी अंदर ना आता तो फूड मिलता है इसको कभी? तो वाटर कैनाल सिस्टम का एक रोल क्या हुआ? अगला रोल देखो, एक ये स्पंज है, एक ये स्पंज है, ये दो स्पंज है। अब इन्हें रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स को भेजना पड़ेगा। जैसे हम अपने गैमेट्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे? ये तो चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह बैठे हुए हैं ये, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इस स्पंज के अंदर वाटर आया, अब ये स्पंज पता है क्या करेगा? अपने गैमेट को वाटर में डाल देगा। अब ये वाटर इसी में भरा रहेगा कि निकलेगा बाहर? कहां से निकलेगा? तो ऑस्कुलम से वाटर निकला, ठीक है। ये दूसरा स्पंज यहां बैठा हुआ है, अब ये वाटर जो है ऐसे ऐसे, यही वाटर मान लो इस स्पंज के अंदर घुस गया, तो गैमेट भी तो घुस जाएंगे, बोलिए। और अपोजिट गैमेट इसके पास होंगे, और दूसरे वाले गैमेट आ गए वाटर के साथ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर वाटर ना होता तो क्या गैमेट पहुंच पाते दूसरे के पास? तो रिप्रोडक्शन में रोल हो गया। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनके पास कोई स्पेशल किडनी लंग्स तो होते नहीं है, तो जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है ये भी वाटर से होगा। वाटर, ये स्पंज है, वाटर आ गया इसके अंदर, अब इसकी बॉडी में मान लो अमोनिया वेस्ट बन रहा है, अब इस अमोनिया को बाहर निकालना है, तो ये क्या होगा? इनकी सेल्स में जो अमोनिया है वो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में आ जाएगी, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो अमोनिया भी बाहर निकल जाएगी। अगर वाटर का मूवमेंट ना हो तो अमोनिया बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर है ये? और अमोनिया को वाटर में डालने के लिए किडनी वगैरह नहीं है, नॉर्मल डिफ्यूजन से ही अमोनिया सेल से निकलेगी और वाटर में आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू। बातें की है, क्लियर है बेटा? इतना बोलिए। तो ये इसमें वाटर कैनाल सिस्टम, जल्दी जल्दी में लोग लोकोमोशन पर भी टिक कर देते हैं, लोकोमोशन तो होता ही नहीं है इसके अंदर, तो वाटर कैनाल सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है। किसमें? किसमें? ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन हमें लास्ट में और पढ़ना है, उससे पहले एक इसके एग्जाम्पल पहले बता देता हूं। बेटा एग्जाम्पल लर्न करने के लिए एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स ही लर्न करने हैं आपको, और एग्जाम्पल के लिए मैं तरीका बताता रहूंगा। डायग्राम्स और एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के करने हैं। तो ससी, इससे ध्यान रखना है, एस का मतलब है साइकॉन, या फिर इसे बोलेंगे स्काइफा, और या फिर इसी को बोलते हैं अर्न स्पॉन्ज। अर्न स्पॉन्ज ये भी बोलते हैं। बेटा अर्न का मतलब होता है कलश, ये कलश की तरह दिखता है, इस वजह से कॉमन नेम अर्न स्पॉन्ज हो जाता है। अगला है बेटा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, इसे कॉमनली बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में होता है कि मैराइन वाटर में। और अगला है यू स्पॉन्जिया, और यू स्पॉन्जिया को पता है, इसे बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? क्यों? अरे भाई वाटर जाता रहता है इनके अंदर, ये स्पंज है, वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और इनके अंदर वाटर रिटेन भी रहता है बहुत सारा, इसी वजह से तो इनको जब उठाओ दबाओ तो पानी निचोड़ के आएगा। ये जो यू स्पंजिया है
इसमें थोड़ा ज्यादा वाटर रिटेन रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको नहाने में यूज कर लेते हैं, उठाते हैं बॉडी में ऐसा रगड़ते हैं, पानी पानी सा खूब सारा निकलता है। इस वजह से इसे बाथ स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और एक अलग से एग्जांपल लर्न कर लेना, क्लायोना, और या फिर इसे बोरिंग स्पंज। इसका कॉमन नेम है बोरिंग स्पंज। देखो ये अलग से कर लेना एक। देखो बेटा, ये एक एनिमल है, इसका नाम है ऑयस्टर। क्या नाम है? मॉलस्का फाइलम का एक मेंबर होता है ऑयस्टर। ये है ऑयस्टर, और इसकी बॉडी पर कवर होता है जिसे शेल बोलते हैं। जैसे कछुए पर पत्थर रखा रहता है ऊपर, कछुए के ऊपर जो पत्थर सा रहता है वो शेल है। क्या है वो? ऐसे ही मॉलस्का फाइलम में ये ऑयस्टर है, इसके ऊपर भी कैल्शियम का बना शेल होता है, ये शेल रखा हुआ है। आपको पता है ये जो क्लायोना स्पंज है, ये ऑयस्टर के शेल पर ही ग्रो करता है। ये मान लीजिए, ये देखिए इसके ऊपर ये क्लायोना पाया जा रहा है, और ये क्लायोना अपनी जिंदगी जीता रहता है इसी शेल के ऊपर, और फिर शेल में धीरे धीरे छोटे छोटे छेद कर देता है। और जब छेद कर देगा तो ऑयस्टर की हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस वजह से इसे बोरिंग बोलते हैं। बोलो। तो ये ससी से इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब रिप्रोडक्शन कैसे कैसे इनमें होता है वो बताता हूं, देख लो, जो सही लग रहा हो नोट कर लो इसको। शगुन बेटा अभी आगे पहुंचने तो दो रिप्रोडक्शन पर। अभी रिप्रोडक्शन आएगा तो बताऊंगा ना कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फिर भी क्यों गैमेट्स को भेजने की जरूरत पड़ती है। आन दो अभी। क्लायोना का कॉमन नेम बोरिंग स्पंज होता है। इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ऑयस्टर एक मोलस्का फाइलम का मेंबर है, ऑयस्टर के शेल के ऊपर पाया जाता है ये क्लायोना। और क्लायोना क्या करता है, ऑयस्टर के शेल में छोटे छोटे छेद कर देता है। इस वजह से इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, पीपीटी ही मिलेंगी जो मैंने आपको शेयर की हैं वही। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम में डिफरेंस अभी नहीं जानना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप इकाइनोडर्मेटा फाइलम में पढ़ोगे, अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता रहता है और स्कुलम से लगातार निकलता रहता है। लेकिन एक चीज ये भी है, पानी निकलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लहर से चल रही है, बाढ़ आ गई है। इतनी धीमे धीमे मूवमेंट होता है कि हम अपनी आई से नोटिस भी नहीं कर सकते। बहुत स्लो रेट से ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता रहता है और ऑस्कुलम से धीरे धीरे निकलता रहता है। बोर्ड पर जो लिख रहा हूं ये काफी है। हाँ, जरूरी थोड़ी मूवमेंट कैसे करेंगे, अलग होंगे तब करेंगे ना। अब जैसे एक ये है और ये फ्लैजला है, फ्री फॉर्म में रह रहा है, अब ये करेगा मूवमेंट। अब ये चिपका हुआ है किसी से तो कैसे करेगा, केवल फ्लैजला हिलेगा इसका। ठीक है, देखा, दो बार बताया कि फ्लैजला कैसे हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में, फिर से ये डाउट पूछ रहा है कि फ्लैजला कैसे हेल्प करता है। अब बताओ इससे क्या बोला जाए। इसी वजह से
गुस्सा आता है जब ऑनलाइन में पढ़ाता है टीचर, तो जो बताओ वही फिर से पूछ देते हैं, ये बताओ क्या है, जो बताओ, जो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे आपने लिखा है ABCD, ये ABCD है, और अगर आपने गलती से बोल दिया आ गया क्या बेटा, जरूर लिख के आएगा सर नहीं आया, फिर से बताओ क्या है ये। मैंने बताया कि भाई फ्लैजिला हिलता रहता है, तो वाइब्रेटिंग मोमेंट से फोर्स तो लगता ही होगा, थोड़ा बहुत फोर्स जनरेट होता है, तो चारों तरफ का जो वाटर है वो खिंच जाता है ऑस्टिया की तरफ, इस वजह से ऑस्टिया में वाटर अंदर आता रहता है। खत्म हो गई बात। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सब बड़े लेवल पर सोच रहे हैं कि भाई बड़ा सा स्पंज रखा होगा, खूब बड़े बड़े फ्लैजिला होंगे, वो हिल रहे होंगे ऐसे, खूब भयंकर बांध सा बना होगा एकदम भयंकर तरीके से। इन्हें ये नहीं पता है कि ये जरा से चवन्नी भर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो वही है ना, बड़े लेवल पर इसको देख रहे होंगे। हाँ भाई, अब आगे देखो, देखो बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, ये लास्ट है, इस पॉरीफेरा इसके बाद खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन एक है बेटा यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है एसेक्सुअल। क्या है बेटा, दूसरा क्या है, क्या है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरीके से हो सकता है। एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये देखिए, ये स्पंज है, टुकड़ों में टूट गया, हर टुकड़े से नया स्पंज बन गया, क्योंकि इनके पास होता है क्या, रीजनरेशन एंड आर्कियोसाइट। खत्म हो गई बात। अब उसके बाद दूसरा एसेक्सुअल का टाइप है बडिंग। क्या टाइप है, बडिंग में क्या होता है, एक है एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग, और ये देखिए, ये एक स्पंज है, इसमें एक ये बड निकल रही है बाहर की तरफ, ये अब ये बड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, और बड को ग्रो कराने में न्यूट्रिशन पेरेंटल स्पंज दे रहा होगा। पेरेंटल नहीं समझे, ये मेन स्पंज है, इससे ये बड निकली। अब इस बड को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन यही तो दे रहा होगा, और फिर कुछ टाइम के बाद ये बड इससे हटेगी, ये हट गई देखो, और इससे एक नया स्पंज बन जाएगा। कुल मिला के बड अगर बाहर की तरफ निकले तो इसे बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे। और उसके बाद एक है इंटरनल बडिंग, और इंटरनल बडिंग का ही दूसरा नाम होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन, और ये जो जेम्यूल है इसका मतलब होता है मीन्स जेमा, और जेमा का मतलब होता है कफ लाइक बड। जेमा का मतलब कफ लाइक होता है, बस ऐसे ध्यान रखो, कफ लाइक बर्ड। देखो बेटा, इसमें क्या है, इधर देखिए, ये एक स्पंज है, ये देखिए, ये एक स्पंज है बेटा, दो लेयर होती हैं, पिनेकोडर्म कोएनोडर्म, और बीच में ये स्पंजोसिल है। यही होता है ना डायग्राम इसका। तो देखो होता क्या है, जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे जो टेम्परेचर ये चाहता है नहीं मिलेगा, जो मॉइस्चर चाहता है नहीं मिलेगा, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए चारों तरफ, ड्राइनेस आ चुकी होगी, वाटर सूखा पड़ चुका होगा। यानी स्पंज को जिंदा रहने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो जब नहीं होती, तो उन कंडीशन को फेवरेबल बोलोगे कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये ऑस्कुलम वगैरह बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है।
ठीक है भाई। और इसकी बॉडी में जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, कौन से सेल्स, वो आर्कियोसाइट सेल यहां आके, ये देखिए, एक कफ लाइक बर्ड के फॉर्म में ऐसे कलेक्ट हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं जैमा। क्या बोलते हैं, या इंटरनल बर्ड। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। अब आप सोच रहे हो कि सब बंद कर दिया इसने तो ये मर जाएगा। अरे कुछ फूड तो स्टोर रहता है ना, कुछ टाइम के लिए अगर फीडिंग वगैरह बंद हो जाए तो तुरंत थोड़ी कोई मर जाता है। हम तुरंत मर जाते हैं खाना ना मिले तो, कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं ना। इसमें भी यही है। तो अब क्या होगा, जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो फिर ऑस्कुलम वगैरह खुलेगा, ये जो कफ लाइक बर्ड है ये बाहर निकलेगी और इससे एक नया स्पंज बन जाएगा। रीजन, क्योंकि इसमें कौन सी सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, आर्कियोसाइट। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि बर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ, तो आप बोलना आर्कियोसाइट सेल। क्या बोलोगे, इतना आएगा नहीं डिटेल में कभी, सिर्फ इतना ही आएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है। आप बोलना एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। क्लियर है बेटा इतना। सेक्सुअल वाला जरूरी है। ये देखो जरा, सेक्सुअल में क्या क्या ध्यान रखना है, सुनना यहां पर बेटा। ये ना बाइसेक्सुअल होता है। कैसे होते हैं ये, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग बनेंगे कि एक ही बॉडी में। क्लियर है ये। लेकिन इनमें कंडीशन होती है प्रोटोगाइनस। कौन सी कंडीशन होती है बेटा, प्रोटो का मतलब होता है पहले। प्रोटो का मतलब, प्रोटो का मतलब क्या है, और गाइनस का मतलब है फीमेल गैमीट। तो पहले फीमेल गैमीट जब बने बॉडी में तो आप इसे प्रोटोगाइनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इसी की वजह से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो ये क्या है इसका मतलब, देखो बेटा सुनना। मैं एक स्पंज हूं, मैं क्या हूं, मान लो मैं क्या हूं, मैं बाइसेक्सुअल हूं क्योंकि स्पंज हूं। तो मेरे अंदर सिर्फ मेल गैमेट बन रहे होंगे कि दोनों बन रहे होंगे, बनते तो दोनों हैं लेकिन एक साथ नहीं बनते। पहले कौन बनता है और बाद में कौन बनेंगे। अगर ऐसे ही पहले मेल गैमेट बनते, वाह भाई किसने बताया ये, शाबाश, ये भाई भी निकला एक मार्केट में। तो अगर मेल गैमेट पहले बनेंगे तो बोलेंगे प्रोटेंडरस। क्या बोलेंगे, लेकिन पहले कौन से बन रहे हैं, बोलो ना। तो फीमेल गैमेट बन गए, लेकिन इस टाइम क्या मेरे पास मेल गैमेट हैं, बोलो ना यार। तो क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। सेल्फ का मतलब होता है एक ही की बॉडी में जो मेल फीमेल गैमेट बन रहे हैं वही फ्यूज हो जाए आपस में। बाइसेक्सुअल में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बाइसेक्सुअल हूं, मेरी बॉडी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हैं, फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों गैमेट एक ही टाइम पर नहीं बन रहे हैं। पहले फीमेल गैमेट बन रहा है और बाद में मेल गैमेट, और जब तक मेल गैमेट बनता है तब तक फीमेल गैमेट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। नहीं आया समझ में। तो एक ही के बॉडी के गैमेट्स यूज होंगे कि अलग अलग बॉडी के यूज होंगे, हैं, क्योंकि सेल्फ तो हो ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि गैमेट एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर। यही रीजन है कि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि क्रॉस होता है, और क्रॉस का होने का रीजन क्या है, क्लियर है ये। अच्छा दूसरी चीज, अब सुनना, ये एक स्पंज है, इसके गैमेट निकले वाटर के थ्रू और दूसरे स्पंज में चले गए, ठीक है ना। दूसरे स्पंज के अंदर जाके फर्टिलाइज हुए, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, बोलिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप देखो ना, एक ये स्पंज है एक ये स्पंज है। अब इसमें वाटर आया, देखिए ये, इसी वाटर में इसने क्या किया, गैमीट डाल दिए। अब ये वाटर बाहर निकला, गैमीट भी निकले, यही वाटर इसमें चला गया तो गैमीट इसमें आ गए।
अपोजिट गैमेट इस वाले स्पंज में पहले से तैयार बैठे होंगे, तो ये गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन तो दूसरे स्पंज के अंदर हुआ ना, तो इंटरनल बोलोगे कि एक्सटर्नल? बोलो भाई। जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा बेटा, तो बन जाएगा लार्वा। और जब लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब लार्वा बनेगा, लार्वा प्रेजेंट। और सुनो, फ्री स्विमिंग करते हैं लार्वा, फ्री स्विमिंग प्रेजेंट लार्वा में। बेटा लार्वा के नेम भी आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, जो आपने नहीं पढ़ने हैं, एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में नहीं आएंगे वो, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन बताओ, स्पंज क्या होते हैं, सेसाइल की मोटाइल? तो स्पंज दुनिया में एक ही जगह होने चाहिए, क्योंकि तो मूव नहीं कर सकते ना, लेकिन ये तो हर ओशियन में आपको मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। क्यों? लार्वा की वजह से। क्यों? जैसे एक ये स्पंज है, एक ये स्पंज है, ये इधर बैठे हुए हैं दोनों, इसके गैमेट निकले, इसके अंदर आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, लार्वा बन गया। अब लार्वा इस स्पंज से निकलेगा, और ये देखो स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग करके करके यहां बैठ गया आके। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस हुई, स्पंज में बदल गया ये। तो वहां हुआ था रिप्रोडक्शन, लेकिन जो नया स्पंज बना वो यहां बना करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पंजेस ऑन अर्थ ड्यू टू लार्वा की खुद स्पंज। आगे बात समझ में? बोलिए, इस पॉइंट को ऐड कर लो भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पंजेस on different part of earth due to larva। ठीक है बेटा, बस इतना ही है आज। हाँ।